हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो काफी इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। जेई मेंस में एक से दो सवाल तुम्हारे ऑलमोस्ट आना डन ही है, और जेई एडवांस में भी एक सवाल तो तुम्हें एटलीस्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो काफी स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पूरा मेंस से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, जीरो टू हीरो लेवल तक जाने वाले हैं अपन। ठीक है, तो कॉपी पेन ले लीजिए साथ में, और साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए एकदम बढ़िया तरीके से। काफी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये सब तुम पढ़ चुके हो छोटी क्लासों में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, उसी को क्या बोल देते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही है? तो पर यूनिट टाइम जितना भी चार्ज फ्लो हो जा रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसे देखो, मान लो अगर मेरे पास एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया है, इस एरिया को मैं बोल देता हूँ डीए। डीए एरिया है, ये किसी वायर का मैंने एरिया उठा रखा है। और मैंने क्या नोटिस किया इसमें? मैंने ये नोटिस किया कि इस डीए एरिया के थ्रू डीटी टाइम में, डीए एरिया के थ्रू डीटी टाइम में डीक्यू चार्ज फ्लो कर गया। डीए एरिया के थ्रू डीटी टाइम में डीक्यू चार्ज फ्लो कर गया। तो यहाँ पर करंट कैसे लिखेंगे? तो हम ये किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, बिकॉज टाइम अपना गैप क्या है? बहुत छोटा, डीटी टाइम। तो यहाँ पे जो हम करंट की बात कर रहे हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। तो यहाँ से हमारे पास आता है कि इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा तुम्हारे पास? डी क्यू बाय डी टी। दिस इज वॉट? दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, तो अगर एवरेज करंट लिखना है तो एवरेज करंट, एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज करंट होगा टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। एवरेज करंट फ्लोन का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज करंट का फॉर्मूला होगा टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। और इसको तुम कैसे लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये अपना क्या हो जाएगा? एवरेज करंट का फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है भाई? अब इसी से एक और फॉर्मूला निकल के आता है अपने पास कि चार्ज फ्लोन कभी कभी वो अपन से कैलकुलेट करा लेता है। क्या कैलकुलेट करा लेता है? चार्ज फ्लोन। तो देखो इसी वाले फॉर्मूले को, देखो इसी वाले फॉर्मूले में तुम dq को क्या लिख सकते हो? dq को तुम लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस करंट इनटू dt। टोटल चार्ज फ्लोन पूछ रहा है तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी। बात समझ में आ रही है? तो चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास? चार्ज फ्लोन अगर मैं लिखना चाहूँ, चार्ज फ्लोन इन टाइम टी, चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी। लिमिट इज फ्रॉम जो भी टाइम तुम्हें दे रखा है टी इनिशियल से टी फाइनल तक, इसको इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा अपने पास चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है भाई? कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रॉब्लम करेंगे और क्लियर हो जाएगा। और ये चार्ज फ्लोन वगैरह पे ना जेई मेंस ने भाई साहब 5-6 बार क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिट वगैरह क्या होगी। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं अपने पास, है ना? वो नोट्स क्या क्या है? पहली बात तो यूनिट की हम बात करते हैं। यूनिट क्या होगी? अगर इसकी एसआई यूनिट की हम बात करें, करंट की एसआई यूनिट, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम। और टाइम की क्या हो जाएगी? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, और इस कूलम पर सेकंड को ही हम क्या बोल देते हैं? एम्पियर। ठीक है, तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? इसकी सीजीएस यूनिट होती है बायट, है ना? और एक बायट में कितने एम्पियर होते हैं? एक बायट में अपने पास 10 एम्पियर होते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा रिलेशन है सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में। अच्छा, दूसरा क्या है? चार्ज फ्लोन। अभी अभी ऊपर हमने देखा भाई, चार्ज फ्लोन को मैं लिखता हूं डेल्टा क्यू। दिस इज इंटीग्रल आई डी टी विद इन द गिवन लिमिट। और इंटीग्रेशन क्या बताता है हमें? एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर तुम्हें आई वर्सेस टी ग्राफ दे रखा है तो उसका एरिया तुम्हें क्या देगा? उसका एरिया तुम्हें देगा चार्ज फ्लोन। सो एरिया अंडर आई टी ग्राफ अपने को क्या देने वाला है? चार्ज फ्लोन। ठीक है, और ये जो करंट होती है ना, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आई भाई? ठीक है, अब कुछ और बातों को भी अपन डिस्कस करते हैं। पहला क्या है अपने पास पॉइंट? पहला पॉइंट ये है कि कभी कभी सीबीएसई वगैरह में ऐसे तुम्हें डेफिनेशन वगैरह पूछ लेता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? कि भाई किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो गया तो हम बोलेंगे कि कितना करंट है? 1 एम्पियर। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। सिंपल सी डेफिनेशन। ओके, और कन्वेंशन क्या लिया गया है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये बस एक कन्वेंशन है, तुम इसका रिवर्स भी ले सकते हो। कन्वेंशन क्या है कि भाई जिधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज वही डायरेक्शन होगी किसकी? करंट की। जिधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज वही डायरेक्शन किसकी होगी? करंट की। जिस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में कौन जाएगा?
पॉजिटिव चार्ज, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव जा रहा है उसी पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट। तो करंट को ऐसा भी बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज के अलोंग लिया जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लिया जाता है। बात समझ में आई। और जिस डायरेक्शन में जाएगा नेगेटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में जाएगा नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा कौन, करंट। जिस डायरेक्शन में जाएगा नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यही है कि कन्वेंशन क्या लिया गया है, दैट करंट फ्लोज अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। और क्या बोल सकते हो, अपोजिट टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। और क्या बोल सकते हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि करंट इज नॉट फ्रेम डिपेंडेंट। करंट जो है वो अपना फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो करंट क्या होता है, करंट होता है अपना फ्रेम इंडिपेंडेंट। ओके, बात समझ में आ गई। ये पॉइंट कभी तुमसे ऐसे एजर्सन रीजन वगैरह में पूछ सकता है ये जेई मेन के अंदर कि करंट फ्रेम डिपेंडेंट होता है या नहीं होता। सो करंट फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं होता, किसी भी फ्रेम से देखो करंट की वैल्यू सेम ही तुम्हें मिलने वाली है। बात समझ में आ गई भाई। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई ऐसी भारी मैथमेटिक्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया अपन ने, सिंपल सी चीजें एकदम डिस्कस करी है। नेक्स्ट अपने पास आता है कि देखो हमें करंट दे रखा है, किसी भी वायर के थ्रू करंट दे रखा है, आई इज 4t² प्लस 8t प्लस 4, है ना। हमें बताना है कि चार्ज कितना फ्लो कर गया कितने सेकंड में, 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये हमें बताना है। तो भाई ये जेई मेन के अंदर काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करेंगे, सिंपल प्रॉब्लम है। बस जो जो अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं वही बस यूज कर लो भाई। हमें पता है चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल आई डी टी, और कब से कब तक का निकालना है, ये लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 5। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन 4t² प्लस 8t प्लस 4 dt, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 5। तो देखो क्या बन जाएगा ये अपने पास, ये अपने पास बनेगा 4 इंटू t³/3, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 5। फिर ये दूसरा टर्म क्या बनेगा, ये बनेगा 4t², लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 5। 4 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा 4t, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 5। तो देखो ये हो जाएगा 4/3 और t³ मतलब 125 प्लस 4 इंटू टी का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 4 इंटू टी दैट इज 4 इंटू 5। तो कितना बन गया ये अपने पास, ये बन गया अपने पास 500/3 प्लस 100 प्लस 20। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 860/3 कूलम, 860/3 कूलम इतना करंट अपना फ्लो, चार्ज अपना फ्लो कर गया। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो किया है, 860/3 कूलम। कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई, इजी सा प्रॉब्लम था। ठीक है, देखो भाई जेई मेन 2024 का सवाल, सेम सवाल पूछा गया है, और जेई मेन 2024 में 2 बार पूछा था सेम टाइप का सवाल। क्या दे रखा है तुम्हें, करंट दे रखा है आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस बीटा टी, यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर इन 20 सेकंड, मतलब 20 सेकंड में कितना करंट फ्लो हुआ ये हमें बताना है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, सीधा बोलेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, आई नॉट प्लस बीटा टी, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 20। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल आई नॉट की वैल्यू है 20, बीटा की वैल्यू कितनी है 3, इंटू टी इंटू डी टी, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 20। तो ये क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा अपने पास 20t प्लस 3t²/2, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 20। तो ये बनेगा तुम्हारे पास 400 प्लस 3 इंटू 400/2। तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा अपने पास 1000 कूलम। कितना चार्ज फ्लो कर गया, 1000 कूलम। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, 2 मिनट में अपन सॉल्व कर देंगे ऐसा सवाल आ गया तो, कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई इसमें। बात समझ में आ रही है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो देखो भाई हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया गया है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है, हमें चार्ज दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, और ये इसकी यूनिट क्या है, कूलम दे रखा है, इतना कूलम दे रखा है ना। और हमें पूछा हुआ है फाइंड आउट द करंट एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड। क्या निकालना है पहले अपने को, करंट एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, टी इज इक्वल टू 3, इट मींस ये इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी कितना बन जाएगा, 2t प्लस 4, वैल्यू रख दो, 2 इंटू 3 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 10 एम्पियर आ जाएगा भाई। दिस इज द करंट एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड। दूसरे में क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज करंट फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू 2 सेकंड। एवरेज करंट पूछ रहा है 0 से 2 सेकंड में। तो देखो भाई क्या करो कि टी इनिशियल कितना है अपने पास, टी इनिशियल है अपने पास 0, तो मतलब टी इनिशियल पे क्यू इनिशियल निकाल लो। तो क्यू इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस का 5। तो कितना आ जाने वाला है, ये 5 कूलम आ जाएगा। टी फाइनल कितना है अपने पास, टी फाइनल है अपने पास 2 सेकंड, तो इसमें क्यू फाइनल क्या हो जाएगा, क्यू फाइनल हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी और प्लस का 5।
तो कितना आ जाएगा ये अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 17 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि भाई डेल्टा टी कितना है अपने पास, डेल्टा टी है 2 सेकंड। डेल्टा क्यू दैट इज क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, ये कितना हो गया 12 कूलम हो गया। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। रख दो भाई, कितना हो जाएगा 12/2। तो एवरेज करंट कितना आ गया 6 एम्पियर। हो गया प्रॉब्लम, इजी है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपने पास करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है पहले वो समझते हैं। ओके, तो ऐसे समझो भाई, अपने पास एक वायर था। क्या था अपने पास, एक वायर था सिलेंड्रिकल शेप में। मान लो ये एक वायर है, वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, कितना, वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है भाई, इस तरह से वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट पर यूनिट एरिया है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए। जो करंट पर यूनिट एरिया है इसी को क्या बोला गया है, इसी को बोला गया है करंट डेंसिटी। क्या बोला गया है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को क्या बोला है, इट इज करंट पर यूनिट एरिया। और ये जो करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसको डिफाइन कैसे किया गया, इट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, है ना, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया। और ये क्या है, जे वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, जे वेक्टर से। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी को एन कैप डायरेक्शन बोला है। तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन क्या लगा दी, एन कैप। एन कैप मतलब वो डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ओके, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसकी डायरेक्शन होगी, पहली बात, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा भाई इसी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, है ना। और होगी कैसी, होगी ये परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग। जिस वायर से करंट जा रहा है उसका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसके नॉर्मल के अलोंग ही अपना जे वेक्टर होने वाला है। ठीक है, फिर क्या है, अगर हम मोर एक्यूरेटली बोलें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये किसके अलोंग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। क्योंकि अभी अभी हमने कन्वेंशन में पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर जाएगा करंट उधर ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी डायरेक्शन में क्या होगा भाई, जे वेक्टर। ठीक है, तो जे वेक्टर की डायरेक्शन किसके अलोंग आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आती है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, प्रूव भी करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आती है जे वेक्टर। यहाँ हमें फिजिकली ये चीज लेकिन दिखाई दे रही है अपने डायग्राम में। बात समझ में आ रही है। अब अगर हम देखें कि सर इसका कोई फॉर्मूला वगैरह होता है क्या, सिंस जे वेक्टर क्या लिखा है अपन ने, आई इंटू आई अपॉन ए, और डायरेक्शन क्या है, एन कैप। तो फॉर्मूला किसके लिए, फॉर्मूला देखना है हमें कि अगर अपने को जे नोन है, जे नोन है तो करंट किस तरह से निकालेंगे ये अपने को देखना है। ठीक है, तो देखो अगर तुम्हारा जे वेक्टर है यूनिफॉर्म, अगर तुम्हारी करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो उस केस में अपना करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या होगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर तुम इसको लिख सकते हो जे ए कॉस थीटा। और जहां पे थीटा क्या होगा अपना, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। किस किस के बीच का है, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब अपना जे वेक्टर कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। और यहाँ पे ये डायग्राम वगैरह तुम देख सकते हो, ये कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया है तो क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस तरह से। और इधर जे वेक्टर है और थीटा इनके बीच का एंगल है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम बोलेंगे इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है जे ए कॉस थीटा। ओके, अगर अपने पास जे वेक्टर नॉन यूनिफॉर्म है, अगर जे वेक्टर नॉन यूनिफॉर्म है तो हम बोलेंगे कि जो छोटा सा करंट फ्लो होगा दैट इज डी आई, दिस इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। छोटा सा करंट डी आई जो फ्लो होगा वो क्या होगा, जे वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अगर मैं बोलूं टोटल करंट कितना फ्लो होगा, क्या, टोटल करंट कितना फ्लो होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू, हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे करंट्स को जोड़ते चले जाएंगे। और वो जोड़ने का तरीका क्या है अपने पास, वो जोड़ने का तरीका है अपने पास इंटीग्रेशन। तो हम क्या बोल देंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो अपन आई इज इक्वल टू जे डॉट ए यूज करेंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो डी आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर यूज करेंगे। बात क्लियर है, ठीक है। अब एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम करते हैं बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है अ वायर कैरीज अ करंट विद वेरिएबल करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी वेरिएबल है ना, वेरिएबल करंट डेंसिटी, और क्या है, जे इज इक्वल टू जे नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ दिस वायर।
वायर के डिस्टेंस से अगर कोई भी डिस्टेंस चले जाओगे, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। एक्सिस से जो भी डिस्टेंस तुम जाओगे दैट डिस्टेंस इज आर, जैसा कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है। ओके, यहाँ पर मान लो कोई भी करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है इस वायर में, ये करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन है, ये इस तरह से करंट कुछ फ्लो हो रहा होगा इस वायर में, भाई पूरे वायर में करंट कुछ फ्लो हो रहा होगा। हमें वही बताना है कि टोटल करंट इस वायर में कितना फ्लो हो रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। सिंस करंट डेंसिटी कांस्टेंट तो है नहीं, ये आर के साथ वेरी कर रही है, इट मींस यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है वो कैसी करंट डेंसिटी है, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। अगर नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी होती है तो मुझे पता है कि मैं डी आई क्या लिखता हूँ, मैं डी आई लिखता हूँ जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और टोटल करंट के लिए मैं क्या करता हूँ, टोटल करंट के लिए मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ किसका, डी आई का। तो मेरे पास टोटल करंट आ जाता है इंटीग्रल जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। भाई डी ए वेक्टर, डी ए है क्या, ए है क्या, ए है अपने पास क्रॉस सेक्शन एरिया, डी ए क्या है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया का एलिमेंट, क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया का एलिमेंट। तो देखो वो एलिमेंट कैसे लेंगे, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हें दिख रहा होगा ये ब्लू कलर का, इसका एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, आर पे जाके डी आर थिकनेस की क्या ले लेंगे, शेल ले लेंगे। यहाँ पर मैं क्या किया, आर पे जाके डी आर थिकनेस की क्या ले लिया अपन ने, शेल नहीं, रिंग ले लेंगे, रिंग। क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया किससे मिलके बना हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग से मिलके बना हुआ है। तो इसीलिए एलिमेंट क्या लिया हमने, हमने लिया आर पे जाके डी आर थिकनेस की रिंग, आर पे जाके, आर पे जाके डी आर थिकनेस की रिंग, यही क्या है अपना एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें तुम अगर देखोगे भाई करंट डेंसिटी, कुछ करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या बता रही है, ये डायरेक्शन है, ये करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है। एरिया क्या होता है, एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इस डायरेक्शन में ए वेक्टर ले लो। तो जे और ए में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो जे और ए में एंगल जब 0 डिग्री हो गया है तो तुम क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। और डी ए क्या था अपना, अपन ने एलिमेंट क्या लिया, एलिमेंट अपन ने लिया है आर पे जाके डी आर थिकनेस की रिंग। तो इसका छोटा सा एरिया क्या बनेगा इस रिंग का, इस रिंग का एरिया बनेगा इसका सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर इनटू इसकी थिकनेस डी आर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, जे की वैल्यू रख दो, जे नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, डी ए क्या हो जाएगा अपने पास 2 पाई आर इंटू डी आर, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी 1। लिमिट कहां से कहां तक, भाई अपन एलिमेंट कहां से लेंगे, पहली रिंग अपने ने यहाँ बनाई आर इज इक्वल टू 0, और आखिरी रिंग यहाँ पे बनेगी क्रॉस सेक्शन एरिया अगर पूरा करना है तो दैट इज आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे। सो लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर तक है लिमिट, ठीक है। अब जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 2 पाई जे, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर इनटू डी आर, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। तो देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 पाई जे, और ये तुम्हारे पास बन जाएगा आर स्क्वायर बाय 2, और ये बन जाएगा आर क्यूब अपॉन 3 आर, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। अच्छा ये जे नॉट था, ठीक है, जे नॉट था ये, तो ये हो जाएगा 2 पाई जे नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, और ये हो जाएगा अपने पास आर स्क्वायर अपॉन 3। तो ओवरऑल करंट डेंसिटी देखो कितनी आ गई अपने पास, ये आ गई अपने पास 2 पाई जे नॉट इन टू, इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। तो टोटल करंट कितना आ रहा है अपने पास, आई टोटल, यहां से हमारे पास आया कि टोटल करंट जो है दैट इज पाई जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन 3। तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। बात समझ में आ रही है, स्टेप्स क्या फॉलो करने कि पहले ये पहचानो करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर फॉर्मूला लगा दो, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म वाला जे कॉस थीटा, नॉन यूनिफॉर्म है तो छोटा सा एलिमेंट लो, उसके थ्रू कितना करंट जा रहा है पहले वो देखो और उसको इंटीग्रेट कर दो, देन यू विल गेट द टोटल करंट। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये काफी बढ़िया प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अपन मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले लेकिन एक छोटी सी बात जान लो, भाई वो छोटी सी बात क्या है अपने पास, कि जैसे मान लो अगर ये तुम्हें एक वायर दे रखा है टेढ़े मेढ़े क्रॉस सेक्शन एरिया का, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इसके थ्रू जो करंट है वो कांस्टेंट है, भाई पूरे वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है हर एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू, ठीक है। अब मैंने तुम्हें 2 पॉइंट दे दिए, 2 पॉइंट कौन कौन से दिए, लेट्स से दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस वन इज पॉइंट 2, और मैं बोलूं बताओ कहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमें पता है भाई करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, सिंस करंट कांस्टेंट है तो मैं बोलूंगा J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा वहां पर करंट डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियरली पॉइंट 1 पर क्रॉस सेक्शन एरिया काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन एरिया एट पॉइंट 2, तो करंट डेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी, तो मैं बोलूंगा कि करंट डेंसिटी जहां पर एरिया कम वहां पर ज्यादा, इट मींस J2 इज ग्रेटर देन J1, मतलब करंट पर यूनिट एरिया इज ग्रेटर एट पॉइंट 2 देन कंपेयर टू पॉइंट 1। यही पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि किसी सिंगल वायर के लिए
थ्रू आउट इट्स लेंथ करंट विल बी फिक्स्ड बट करंट डेंसिटी कैन वेरी। किसी भी वायर के थ्रू अगर वायर में आई करंट एंटर करा दिया तो हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू आई करंट ही फ्लो करेगा, लेकिन करंट डेंसिटी जो है वो वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि जेई मेन 2022 में पूछा हुआ है रिलेटेड टू करंट डेंसिटी। यहाँ पे क्या बोला है, करंट डेंसिटी इन अ सिलेंड्रिकल वायर। भाई एक सिलेंड्रिकल वायर बना लेते हैं पहले तो। मान लो ये अपने पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल वायर है, ये इस तरह से कुछ सिलेंड्रिकल वायर है ये अपने पास। ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर है इस तरह से। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, ये बोल रहा है कि इसका रेडियस जो तुम्हें दे रखा है, रेडियस दे रखा है इसका 4 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि 4 मिलीमीटर है, और इसके थ्रू करंट डेंसिटी बता रखी है, जे की वैल्यू इज 1 × 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बोला है द करंट थ्रू द आउटर पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन रेडियल डिस्टेंस r/2 एंड r। मतलब वो कौन से क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट पूछना चाह रहा है, वो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट पूछना चाह रहा है भाई, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू। ठीक है, कि कितना करंट फ्लो होगा। इसका इनर रेडियस है r/2 और आउटर रेडियस कितना है r। मतलब करंट कितने एरिया में फ्लो हो रहा है, करंट इतने एरिया में फ्लो हो रहा है। अगर मेरे को ये पता लग जाए कि ये एरिया कितना है, और इसको मैं फिर क्या करूंगा, मैं इसको j से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को करंट पता लग जाएगा। सिंस यहाँ पर j कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाला ही फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पर ए एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, इस तरह से, j वेक्टर भी इसी तरह से जाएगा, तो cos थीटा मतलब cos 0 बन जाएगा वो तो यहाँ पर तुम सिंपल सिंपल बोल सकते हो कि j इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा, j इंटू ए। अब मुझे बस क्या देखना है, एरिया देखना है, ये वाला एरिया देखना है कि ये एरिया कितना है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा j पाई कैपिटल आर स्क्वायर टोटल एरिया, माइनस कर दो इनर वाला रेडियस एरिया, दैट इज पाई r/2 का स्क्वायर, इसको माइनस कर दो तो ये टोटल शेडेड एरिया तुम्हें दिख जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी j पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 1 - 1/4, दैट इज 3/4। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 j पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज देख लो, 3/4 और j की वैल्यू थी 1 × 10⁻⁶। पाई को एज इट इज रख दो, और रेडियस कितना था, 4 × 10⁻⁻3। तो इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 16 × 10⁻⁶। 10⁻⁶ ये गया है ना, 4 से ये कितना गया, 4 टाइम्स में। तो तुम्हारे पास करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा 12 पाई एम्पियर। हमें बोला क्या हुआ था कि करंट कितना है, करंट है x इंटू पाई, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, 12 हो गई। हो गया जेई मेन 2022 का क्वेश्चन। कोई बड़ी बात थी सॉल्व करना, कोई भी बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था। ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट आता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। ओके, अब देखो मेरे मन में ना अब एक कॉन्सेप्चुअल सवाल आया कि भाई मैं बोलता था तुम्हें पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में, बोलता रहा कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है ना, बोलता था ना मैं ये बात। कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो। अगर ये कोई भी कंडक्टर है इसके अंदर फील्ड होगा जीरो, अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। बट सर वायर भी तो एक कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, जब इसके अंदर फील्ड जीरो है तो करंट कैसे फ्लो कर पा रहे हैं भाई। भाई जब कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो है तो करंट कैसे फ्लो कर पा रहा है, करंट इसीलिए फ्लो कर पा रहा है क्योंकि जब हम वायर को बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं ना तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लग जाता है। सर वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है वो हम देखेंगे, क्योंकि वायर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगा जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो हमें अंदर एक करंट भी फ्लो होने लगा इसमें। बात समझ में आ गई। अब ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप हुआ जब हमने वायर को किस में रख दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया था जब हमने वायर को। ठीक है, जब हमने वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो हमें ये देखना है करंट किस तरह से फ्लो होने लगा, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही कैसे हुआ जब वो जनरेट हो ही नहीं सकता। तो ओके, वही अपने को स्टडी करना है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं होता, ये हमें देखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास क्या है, कंडक्टर दे रखा है। अब क्या करो, इस कंडक्टर को तुम एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दो। कंडक्टर को क्या करो, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया अपन ने। कंडक्टर को जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, कंडक्टर के पास क्या होंगे भाई, कंडक्टर के पास होंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे फोर्स लगेगी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे फोर्स लगेगी इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम्हारे पास क्या होगा ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जमना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाएंगे, और इधर की तरफ क्या होगा भी, पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आके इकट्ठा होने लगेंगे। बात समझ में आ रही है, इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेंगे। अब सीन्स ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुए, इनकी वजह से क्या होगा, एक अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा विच इज ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इस डायरेक्शन में। तो अंदर अगर मैं फील्ड की बात कर रहा हूं
अंदर अगर मैं फील्ड की बात करूं, तो भाई अंदर अगर मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, तो अंदर एक फील्ड होगा ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, इंड्यूस चार्ज की वजह से फील्ड होगा। और एक फील्ड किसकी वजह से होगा, एक फील्ड होगा एक्सटर्नल चार्ज की वजह से। और यही सेम प्रोसेस चलता रहेगा जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के बराबर ना हो जाए। कि भाई अगर इंड्यूस फील्ड जो है वो एक्सटर्नल फील्ड से छोटा है, तो क्या होगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, कलेक्ट होते रहेंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आते रहेंगे। अगर इंड्यूस्ड फील्ड जो है एक्सटर्नल फील्ड से छोटा है, तो ओवरऑल इनका जो है डिस्प्लेसमेंट चलता रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का। अब जितने ज्यादा चार्जेस इकट्ठे होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा अपना ई इंड्यूस बढ़ता चला जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ई इंड्यूस और ई एक्सटर्नल बराबर हो जाएंगे। जैसे ही ये कंडीशन आई, मतलब हम क्या बोल देंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कोई भी फर्दर एक्यूमुलेशन नहीं होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का। एंड हेंस उस स्टेट में हम क्या बोल देते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, अभी कोई बैटरी वैटरी से नहीं जोड़ा था, अभी कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है कंडक्टर के अंदर। तो बात समझ में आ रही है, ये कब था अपना दिस इज इन एब्सेंस ऑफ बैटरी। इन एब्सेंस ऑफ बैटरी ये चीजें चल रही थी यहाँ पर। इन एब्सेंस ऑफ बैटरी कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं हुआ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है, जीरो निकल के आता है। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैटरी लगा देते हैं इस कंडक्टर के अक्रॉस, और फिर हम देखते हैं कि करंट फ्लो कैसे हो पा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इस कंडक्टर के कैसे एग्जिस्ट कर पा रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि बैटरी के प्रेजेंस में किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर पा रहा है विद इन द कंडक्टर। ठीक है, अब इस कंडक्टर को अपन ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके दो टर्मिनल मान लो, ये है एक एंड ए है, ये है एंड बी। ये वाला होगा हायर पोटेंशियल पे और ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे। सिंस बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है कंडक्टर को, तो हम जानते हैं करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो कहाँ होगा, हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल एक करंट फ्लो होगा। अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पॉजिटिव मतलब हायर टर्मिनल और इधर है लोअर टर्मिनल, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा विद इन द कंडक्टर फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल। ठीक है, और ये सेम वैसे ही काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि ऊपर वाले केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा था। ओके, अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं ये बोलूंगा कि मान लो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे, इलेक्ट्रॉन वगैरह अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे और वो इधर इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे, इधर इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। इन द सेम वे जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस एंड पे इकट्ठा होने लगेगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। तो अब क्या होगा भाई, इकट्ठा होने की कोशिश की है, इकट्ठे हुए नहीं है। ठीक है, अब इनकी वजह से हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एक्चुअली में होता नहीं है, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ई डैश। अगर ई डैश और ई की वैल्यू बराबर हो गई, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये ई और ई डैश एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट बैटरी ऐसा होने नहीं देती। बैटरी जैसे ही देखती है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जमा हुए, वो तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बोलती है कि जाओ जाओ उसको न्यूट्रलाइज करो, जाओ उसको न्यूट्रलाइज करो। और यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज देखती है, बैटरी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भेज देती है कि जाओ जाओ उसको न्यूट्रलाइज करो और उसको रोको, वो अपना फील्ड ना क्रिएट कर पाए। इट मीन्स जैसे ही यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इतने में बैटरी एक नेगेटिव चार्ज इधर भेज देगी और कोई भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा नहीं हो पाएगा। जैसे ही इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इतने में ही बैटरी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भेज देगी और कोई भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अगर ये सिचुएशन हो ही नहीं पा रही है, मतलब ई डैश कभी भी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ई डैश कभी एग्जिस्ट नहीं करने वाला, ये ई डैश कुछ होगा ही नहीं। इट मींस ये जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, इसको कोई भी डिस्ट्रॉय करने वाला है ही नहीं। इट मींस जैसे ही हमने बैटरी लगा दी, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये विद इन द कंडक्टर भी एग्जिस्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से करंट या चार्ज वगैरह विद इन द कंडक्टर फ्लो होते रहेंगे जब तक तुमने ये बैटरी लगा रखी है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है, अपना करंट वगैरह फ्लो हो रहा होता है। जब तक हम बैटरी लगाए रखते हैं सिर्फ तब तक ही फ्लो होता है, जैसी बैटरी हटाओगे कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं होगा। बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैटरी जैसा महान व्यक्ति का रोल क्या होता है। ठीक है, बैटरी जैसे महान व्यक्ति का रोल समझना है हमें कि सर्किट में वो क्या होता है। ओके, तो देखो भाई यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि बैटरी किस तरह से सर्किट में कांस्टेंट करंट को मेंटेन रखती है, और उस कांस्टेंट करंट को मेंटेन रखने के लिए वो क्या क्या प्रोसेस करती है, किस तरह से वो अपने केमिकल्स यूज करती है, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एक तो सिंपल सी बात है कि ये वाला एंड होगा अपना हायर टर्मिनल पे और ये राइट वाला एंड होगा लोअर टर्मिनल पे, जिसकी वजह से क्या होगा, बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, डेट इज ई। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है, वो देखते हैं, लेकिन उसी डायरेक्शन में क्यों है वो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो देखो भाई कॉमन सी बात है कि जैसे ही इसमें कोई पॉजिट्रॉन वगैरह होगा, इलेक्ट्रॉन वगैरह होगा, मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर
पॉजिट्रॉन का मोशन लेके स्टडी करने वाला हूँ। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा, जस्ट पॉजिट्रॉन के मोशन के अपोजिट होगा, लेकिन पॉजिट्रॉन से समझ पाना चीजों को थोड़ा इजी है, तो इसीलिए मैं पॉजिट्रॉन लेके चीजों को सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी पॉजिट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। और कोई भी अगर पॉजिट्रॉन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का ही भाई बट पॉजिटिव में, तो वो किधर मूव करेगा, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ पर कोई अपना पॉजिट्रॉन था, क्या था यहाँ पर, कोई पॉजिट्रॉन था। यहाँ पर जो भी पॉजिट्रॉन था उसके पास कितनी एनर्जी थी, Q इंटू वी एनर्जी थी, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है V, और इधर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या लेंगे, जीरो, पॉजिटिव वाले का कितना हो जाएगा, V। तो यहाँ पर जो पॉजिट्रॉन है, ये जो पॉजिट्रॉन मौजूद है, इसके पास एनर्जी कितनी है, Q इंटू वी एनर्जी है। अब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिट्रॉन क्या करेगा, ये पॉजिट्रॉन भागता है किधर, एंड बी की तरफ, है ना, एंड बी की तरफ। ये वाला एंड ए है और ये वाला एंड क्या है अपने पास, बी। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भागेगा किधर, ये भागता है अपना एंड बी की तरफ। और एंड बी पर पहुंच के इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q इंटू जीरो हो जाएगी। दैट इज इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। अब जहां इसकी एनर्जी जीरो हुई, ये राइट वाले तार के अंदर एंटर कर जाएगा, ये जो पॉजिट्रॉन है इस राइट वाले वायर के अंदर एंटर कर जाएगा और ये बैटरी की तरफ जाएगा, बैटरी की तरफ जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। यहां तक भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। तो अब जो अपना पॉजिट्रॉन है, अपना जो पॉजिट्रॉन है जो यहाँ पर Q इंटू वी एनर्जी लेके चला था, अब वो भिखारी बन चुका है। ठीक है, उसके पास एनर्जी बची ही नहीं है। अब वो क्या करता है भाई, वो बैटरी से भीख मांगता है, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा। ठीक है, कैसे भीख मांगता है भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा। अब बैटरी क्या है, एक बहुत ही महान व्यक्ति है। बैटरी हमेशा भीख देने को तैयार रहता है। वो क्या बोलता है कि जा 2-3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले जा, मतलब जो भी सेल का पोटेंशियल होता है ना, 2 वोल्ट 3 वोल्ट, उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी कितना दे देता है, 2 eV 3 eV। तो पॉजिट्रॉन ने भीख मांगी कि भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा। बैटरी ने क्या बोला कि भाई मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा भीख देने के लिए रेडी हूँ। तो उसने बोला क्या, उसने बोला कि जा 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले जा मेरी तरफ से, तू भी क्या याद रखेगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर पॉजिट्रॉन पहुंचा, फिर वो क्या हुआ, इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे आके फिर से क्या बन गया, फिर से वो शेयर बन गया कि भाई मेरे पास तो 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। फिर से वो किधर जाता है, फिर से वो पॉजिटिव एंड पे जाता है, फिर से पॉजिटिव एंड पे जाता है और फिर से क्या मोशन करता है वो अपना, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, फिर से मोशन करता है। फिर से इधर बी वाले एंड पे पहुंच के क्या बन जाता है, वो भिखारी बन जाता है। भिखारी बन के फिर बैटरी के पास जाता है, फिर बैटरी से बोलता है कुछ दे दे रे बाबा। बैटरी फिर क्या बोलती है, जा ले जा फिर से 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, है ना। और बैटरी की एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर रही है, बैटरी अपने केमिकल्स को यूज करके इस एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो बैटरी के केमिकल्स यूज होते जाते हैं, वो एनर्जी किसको देती जाती है, पॉजिट्रॉन को। पॉजिट्रॉन फिर से यहाँ पे जाके क्या बनेगा, शेयर बनेगा, फिर से बी एंड की तरफ जाएगा और फिर से क्या बन जाएगा, वो चूहा बन जाएगा, मतलब सारी एनर्जी अपनी बर्बाद कर देगा। यही एनर्जी किस में फ्लो हो रही है, या यही मोशन जो चार्ज का हो रहा है, किसका, पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो करे जा रहा है, इट मींस कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन फ्लो, करंट फ्लो करे जा रहा है। कंटिन्यूअसली कौन फ्लो करे जा रहा है, करंट फ्लो होता जा रहा है, क्योंकि करंट क्या है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई, पॉजिट्रॉन यहाँ पर Q इंटू वी एनर्जी लेता है, वो बी टर्मिनल की तरफ जाता है, सारी एनर्जी लूज कर देता है। फिर क्या जाता है, वो बैटरी के पास जाता है, बैटरी से भीख मांगता है। बैटरी क्या बोलती है कि ले जा भाई 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेने के बाद वो चार्ज फिर से किधर आ जाता है, इधर आ जाता है ए वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पे। फिर से वो यहाँ पर शेयर बन चुका है, एनर्जी लेके निकलेगा, किधर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, सारी एनर्जी लूज कर देगा। सारी एनर्जी क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो इसी तरह से कंटिन्यूअसली पॉजिट्रॉन क्या करता है, या फिर बोलूं इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो होता रहता है। और जब तक ये फ्लो बना रहेगा तब तक अपने सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होता रहेगा। अब लेकिन जैसे ही मैं इस बैटरी को हटा दूंगा, तो भाई पॉजिट्रॉन अगर ये गलती से यहाँ से यहाँ फ्लो कर भी गया, पहली बात तो फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किसकी वजह से हुआ था, बैटरी की वजह से। लेकिन फिर भी मान लिया कि मान लो अगर वो फ्लो कर गया, फ्लो कर गया यहाँ पर आके, अगर उसके पास एनर्जी जीरो हो गई, फिर वो उसको कोई भीख देने वाला नहीं बचा ना पॉजिट्रॉन का, तो क्या होगा भाई, सारे पॉजिट्रॉन यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे मे बी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पॉजिट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही बैटरी की वजह से अपना एक्शन में आया है। ठीक है, तो इस तरह से बैटरी क्या हेल्प करती है अपने को, करंट को फ्लो कराने में। तो मैंने बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे तुमको समझा दिया है कि किस तरह से बैटरी किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कराती है।
बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अच्छे से नोट्स वगैरह बना लेना और नेक्स्ट क्लास से पहले इसको रिवाइज भी कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करंट, ये सब जो भी होता है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप पहले लेक्चर में तुम्हें मजा आया होगा, और भी ज्यादा मजा आने वाला है आगे वाले लेक्चर में। तो इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।